नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आगामी 14 जनवरी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूरब से पश्चिम भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। लगभग दोनों बड़े आयोजन के केंद्र में 2024 के लोकसभा चुनाव ही हैं। कांग्रेस और उनके इंडिया के सहयोगी दल देश में जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। कमोबेश अपनी यात्रा के दौरान राहुल भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, लेकिन अब बीजेपी ने भी पीएम मोदी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी 70 दिनों में 11 बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम चलाएगी, जो 15 मार्च से पहले पूरे हो जाएंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में 4 जातियां हैं जिनके विकास के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, जिसमें गरीब, महिलाएं, किसान और युवा शामिल है। बीजेपी अपने मोर्चे के जरिए जमीनी स्तर तक जाएगी। देश के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए मोर्चे को 4 कार्यक्रम दिए गए हैं। तो बिहार में जाति सर्वेक्षण करवाने और इसकी रिपोर्ट जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया कि उसकी जहां जहां सरकार बनेगी वहां वहां कास्ट सर्वे भी कराया जाएगा। और इसी पर आज हम जनता मांगे जवाब में चर्चा भी करेंगे। खासतौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जाति सर्वेक्षण का अभियान छेड़ रखा है। उन्होंने नारा दिया, जितनी आबादी उतना हक। पहले तो बीजेपी ने ये जताती रही कि उसे जाति सर्वेक्षण को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन बाद में उसके भी नेता घुमा फिराकर इसके समर्थन में बयान देने लगे। यहां तक कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जातियों की बात करने लगे हैं। पीएम ने जिन 4 जातियों का जिक्र किया वो बीजेपी के प्रमुख समर्थकों में गिने जाते हैं। खासकर गरीब, महिला और युवा वोटर्स का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है। यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2014 चुनाव से भी ज्यादा सीटें आई। मोदी सरकार के कई कल्याणकारी योजनाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करके गरीब और वंचित तबकों का समर्थन हासिल किया है। ऊपर से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के जोड़ ने बीजेपी को कम से कम लोकसभा चुनाव में अजेय सा बना दिया है। अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी और पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाकर वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगातार फेल हो रहे विपक्षी दलों ने अब जाति का दांव खेला है। हिंदुओं की एकजुटता के खतरे को अच्छी तरह समझकर विपक्षी दलों ने उसमें जाति के आधार पर विभाजन करने का सपना देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने अपने 4 राष्ट्रीय महासचिवों को जिम्मेदारी दी है। सभी को अलग अलग मोर्चे का प्रभार दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दूसरे दलों की अपेक्षा बीजेपी अपने बड़े स्तर पर अपनी रणनीति के तहत नीचे से ऊपर तक कार्यकर्ताओं और जनता के बीच संबंध मजबूत करने में लगी है। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी 70 दिनों में 11 बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम चलाएगी, जो 15 मार्च से पहले पूरे हो जाएंगे। बीजेपी को उन राज्यों में झटका लगने का डर सता रहा होगा जहां राजनीति में जाति की पकड़ मजबूत है। लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो या फिर जाति सर्वेक्षण कराकर विपक्ष को नया चुनावी मंत्र देने वाला प्रदेश बिहार। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में जाति की जकड़ आज भी बहुत मजबूत है। ऐसे में विपक्ष इस उम्मीद में जाति सर्वेक्षण पर जोर दे रहा है कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभार्थी बनकर अपनी जातीय पहचान को पीछे छोड़ने वाले मतदाताओं को फिर से मंडल राजनीति की तरफ खींचा जा सकता है। वहीं बीजेपी को डर सता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ओबीसी वोटर्स में सेंध लग जाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी आसान जीत की उम्मीद पर पानी फिर सकता है। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा भी, और उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। Unanimously, the working committee has supported the idea of a caste census in the country, and I think it is a very, very progressive step, a very powerful step for the emancipation of the poor people in our country.
we've also, our chief ministers are also believe that it's an important step for them to take. So our states are also considering this and actioning this step. The Congress president today chaired the meeting of the highest body of the Congress party, and the entire Congress party has decided that it is going to wholeheartedly not just support the idea of the caste census, but force the BJP to carry out the caste census or then get out of the way so we can carry out the caste. और जात न पूछो वोटर की। देखिए, सवाल तो बड़ा है और मुद्दा भी अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा है। जब ये बात आनी शुरू हुई और लगातार जिस तरह से बिहार से इसकी एक शुरुआत भी हो गई, तो निश्चित तौर पर आज भी बात वही है, क्योंकि पूरा विपक्ष है वो एक अलग राय के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, दोनों जो पक्ष हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि एक किसी और एंगल से इस चीज़ को लाना चाहता है और दूसरे का मकसद कुछ और है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इसका 24 में बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये भी देखिए कि जात ना पूछो वोटर की जो एक बात हो रही है, यदि आप करते भी हैं और मान लीजिए इसको इंप्लीमेंट कराने की कोशिश भी की जाएगी, तो क्या ये इतनी जल्दी सफल होता दिखेगा। वोट बैंक की राजनीति के लिए, और आप दूसरे स्टेट्स में देख लीजिए, जातिगत समीकरण जो हुए हैं वो हमेशा प्रभावी हुए हैं। ये तो राजनीति में देखा ही गया है। तो यदि इसको कर दिया जाता है तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर यदि आप जाएंगे, तो उसको आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उसको कैसे आप चीज़ों को करा पाएंगे। क्योंकि एक कहते हैं ना, कास्ट होती है, सब कास्ट होती हैं, वो पूरा एक डेटा, वो तमाम चीज़ों के साथ जाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कोशिश करेंगे भी तो ये 24 का इलेक्शन निकल भी जाएगा, मगर इतनी जल्दी चीज़ें होती नहीं दिखती। हाँ, लेकिन होगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ तक पीएम मोदी ने अपना स्टेटमेंट क्लियर रखा है, उन्होंने कहा कि नहीं, गरीब, महिलाएं, किसान और युवा, इन पर बात होगी। उनके लिए ये हैं जिस पे वो फोकस कर रहे हैं। क्या आज वाकई जातिगत समीकरण जो हैं, या एक जाति की जो कास्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई में उसकी ज़रूरत है? और दूसरी बात, क्या इसकी काट करने की जो बात बीजेपी की तरफ से है वो कितनी सफल हो सकती है? किस एंगल से इसको लिया जाए? देश की जनता इसे कैसे लेगी? क्योंकि अभी तो फिलहाल ऐसी जगह पे चीज़ें उलझी हुई हैं कि जहां से कोई लाइन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट्स है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, उनकी भी राय जिस पर लेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडेय हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। AIMIM के का पक्ष रखने के लिए इनाम हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। इनाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। RP श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, प्रदीप जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। स्वामीनाथ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है राखी जी, जी। स्वामीनाथ जी, मुझे लगता है आज हम जिस मुद्दे में हैं, ये बात पहले भी निकली थी, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन है और बिहार में तो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है इस चीज का, हम कहाँ उम्मीद करें कि दूसरी जगह और इस चीज की शुरुआत हो जाएगी और इसको किस तरह से लिया जाए, कितना इसका प्रभाव होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, वो जिस लाइन पे चल रही है, और वो जिस एक मुद्दे उन्होंने 4 ऐसे डिसाइड कर रखे हैं कि महिलाएं, किसान, युवा, इन लोगों को यदि आप गरीब, इन लोगों को यदि आप लेकर चलते हैं, तो उससे वो पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं से महिलाएं जुड़ गई, गरीब से हर गरीब तबका जुड़ जाता है, युवाओं से पूरे युवाओं को जोड़ने की बात हो गई। तो कहीं ना कहीं एक उनकी जो लाइन है वो उनके विकास के लिए उस फैक्टर पर काम कर रहे हैं, बशर्ते कि आप यदि जातियों को एक उसमें डिवाइडेशन का काम करें। आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बोल रहे थे कि हम 4 जाति मानते हैं, किसान, युवा, गरीब, मजदूर और महिला, ये 4 जाति हम मानते हैं।
लेकिन ये चारों जाति तो ठगे महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए होंगे किसान की दुगनी आय 2022 में कर 3 काले कानून लागू किया गया, 770 किसानों तो शहादत के बाद आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उनके लिए। और मजदूरों का जो 44 से 4 कोड कानून लागू कर दिया गया, 12 घंटा काम करेंगे, जो पहले 8 घंटा करते थे 12 घंटा करेंगे, वो पैसा उतना ही मिलेगा। और महिला सुरक्षा, उत्तर प्रदेश संगठन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता रेप कर देते हैं। बहुत यानी महिलाओं का सुरक्षा की गारंटी प्रधानमंत्री लेते हैं, महिला भी असुरक्षित है, ठगे महसूस कर रहे हैं। तो युवा पूछ रहे हैं हमको रोजगार कब प्रधानमंत्री जी, तो 2 करोड़ कहकर आए और रोजगार नहीं दिया। आज 20 करोड़ देश के 44.8% रोजगारी 25 साल के युवा जिस तरह से अपने को ठगे महसूस हो रहे हैं। आज देश सवालों के साथ प्रधानमंत्री की बात, और रही बात पिछड़ा हुआ, इसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी देश को पता चलना चाहिए कि हमारे कितने जात और कितना देश में उनका क्या क्या भागीदारी है, उनकी हिस्सेदारी उनके अनुकूल मिलना चाहिए। इसमें क्या गलत है? ये बताते कुछ और फिर जब चुनाव आता है तो यही प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़े जाति से आता हूँ, मैं देश के स्वामीनाथ जी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे मुझे बता दीजिए। हम बिहार का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए वहां पर यदि तमाम चीजें हैं, आपने ये क्राइटेरिया तो रख दिया। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि ये विपक्ष की तरफ से है, राहुल गांधी ने इस चीज को बहुत प्रमुखता से लिया है। उसको आप कैसे करेंगे? मान लीजिए एक तबका है, ठीक है, तो वो जितना ज्यादा चल रहा है वो उसका क्राइटेरिया आप डिवाइड कैसे करोगे? ये इतनी आसान चीज नहीं होगी। देखिए बिहार में हमारा समझौता का सरकार है, वहां में लागू हम छत्तीसगढ़, राजस्थान और कई जगह लाने के लिए यहाँ मेरी सरकार है, कर्नाटक हुआ, और यहाँ जो अभी हम यहाँ पर जितने प्रदेशों में हमारी सरकार और जिससे समझौता है वहां तो हम करेंगे। और आने वाले हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि देश की जितनी हिस्सेदारी है जिसका उनके जाति जनगणना होना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो देश में कि हमारी हिस्सेदारी हमारे किस कानून में है। वहां चाहे नौकरी से लेके किस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया, वो हम तो टूटेगा। अगर आगे हम कदम नहीं बढ़ाएंगे तो पीछे तो हटेंगे नहीं। इसलिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी तो कर दिए कि 4 जात को मैं मानता हूँ, किसान, महिला, युवा और गरीब, तो चारों जात तो चारों को धोखा दे रहे हैं। गरीब 34%, अभी 3400 गरीब 34 करोड़ के 2014 से पहले, अब 14 के बाद 81 करोड़ लोगों को लाइन में लगवा के राशन, अब कल कारखाने फैक्ट्रियां नहीं देते हैं, रोजगार नहीं देते हैं। तो ये सब तो मुद्दा रहेगा, ये गरीबों का मुद्दा। ठीक है, आप बस कह के वाली बात नहीं करेंगे। अब देश का जनता युवा पूछ रहा है, रोजगार चाहिए, इसके लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए विवेक जी, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है। विवेक जी, जाति जनगणना की आवश्यकता कितनी है, होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मैं बार बार इम्प्लीमेंट पे जोर इसलिए दे रही हूँ कि कह देने भर से नहीं होगा। एक आबादी की संख्या यदि ज़्यादा है तो क्या आप सब कुछ दे देंगे? उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बिहार में जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उसको कर दिया, उनका राइट था, उन्होंने किया, लेकिन वहाँ पे भी सवाल उठे हैं। एक आम व्यक्ति मुझे बता दीजिए, क्या वो ये पूछने की हैसियत रख पा रहा है वहाँ पे कि मैं पीछे क्यों हूँ या वो आगे क्यों है, या हमें बताइए किस आधार पे हुआ है? ये छोटी सी बात नहीं, और हम तो फिर पूरे देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। राखी जी, आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया। सबसे पहले तो मैं नववर्ष की शुभकामनाएं आपको, आपके व्यूअर्स को, दर्शकों को और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मंच से चाहूंगा। देखिए, इस देश में ओबीसी में 234 जातियां लगभग है, और बात अगर आप करें तो इसी क्रम के आधार पे 1931 में इसी आधार पे सवर्ण, SC, ST जातियों को अलग अलग मान्यताएं दी जाती। मंडल कमीशन आया, नीतीश कुमार जी ने पहली बार एनेक्सर 1-2 में पहली बार इसको लागू किया, मंडल कमीशन के कुछ मानकों को। 130 करोड़ में 50 करोड़ से ज्यादा गरीब आज के समय में, जो कि मानक चिन्हों के अनुसार मध्यम आय से निचले स्तर पे आते, और कहीं ना कहीं
एक समय था जब जातियों के आधार पे जब आप देखेंगी तो वो 25% से अधिक नौकरियों में जो लोग थे, आज उनकी जो मानक है वो 10, 12 या 2% के दायरे में आ जाते हैं कई जातियों के आधार पर। अब हर समाज को उसके सामाजिक, आर्थिक और सामूहिक अस्तित्व को जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता बहुत है। लेकिन आपका एक सवाल बहुत इसमें सही आया। इस सवाल को मैं 4 अलग लोग पूछे तो मैं उसकी अपनी बात रख सकता कि कैसे आप, मुझे लगता है किसी की माइक ऑन, कैसे आप ये निश्चय करेंगे कि किसको किस आधार पे कितने प्रतिशत में रखना है। ये बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग सरकारों ने अपने अनुकूलता के अनुसार जो आरक्षण का एक प्रावधान था, उस आरक्षण के प्रावधान को अपनी राजनीति के अनुसार बदलने का काम किया, जिसके कारण वास्तविकता यह है कि आज जो आरक्षण की बात होती है जातियों के आधार पे, उसकी भी सुनिश्चितता और उसके भी जो मापदंड है वो मानकों के अनुसार नहीं है। जिस सरकार को या जिस राजनीतिक दल को जिस जाति के आधार पर राजनीति करनी है, उसने उस जाति की अनर्गल मांगों को लेकर के संविधान, संसद, जहां उनके लोग थे, जहां जिसके साथ गठबंधन था, वहां पे दबाव बना करके अनर्गल कानून पारित कराए। मुझे तो ये लगता है व्यक्तिगत आधार पे भी मैं कहूं कि ये जो आरक्षण का एक क्रीमी लेयर है, सबसे पहले जब तक आप इसको समाप्त नहीं करेंगे, आप जातिगत जनगणना करवाने के बाद भी आरक्षण और उसके मानकों को सही तरीके से लागू नहीं कर सकते। आज अगर बैकवर्ड कैटेगरी का कोई 2 जनरेशन 3 जनरेशन की कोई आईएएस फैमिली है, पीसीएस फैमिली है, कोई नेता मंत्री सांसद है, उनके बच्चे भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। वास्तव में आरक्षण बनाया किस लिए गया था? आरक्षण का जो ढांचा एक प्रमोट किया गया था वो उनके लिए था जो वास्तव में शोषित गरीब तबके के, जो आज भी कूड़ा उठाने के लिए मजबूर है, जो आज भी मेन होल में जाकर के गंदगी साफ करने के लिए मजबूर है, न कि जो कि सरकारी गाड़ियों में आईएएस आईपीएस बन करके चल रहे हैं और उनके बच्चे क्रीमी लेयर में है। चूंकि वो अधिकारी प्रशासनिक लेवल पे बैठे हैं तो उनके बच्चों को वरीयता हर चीज में पहले मिल जाती है। लेकिन गांव का जो गरीब है, गांव का जो पिछड़ा तबका है, वो आज भी वही जिंदगी जी रहा है जो शायद वो गुलामी के समय जिया करता था। आज भी गंदगी साफ करने वालों के जनरेशन गंदगी ही साफ कर रही है। तो मुझे लगता है सबसे पहले यहाँ पे हर राजनीतिक दल के लोग मंच पे हैं। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना के पैरेलल सबसे पहले बात होनी चाहिए कि इस क्रीमी लेयर को प्रतिबंधित किया जाए, ताकि जो आरक्षण के सही मानक और सही जो हकदार है उनको उनका हक मिल सके। अन्यथा मुझे लगता है ये आरक्षण लागू कर करके, जातियों की बात कर करके हम केवल और केवल सत्ता और सरकार में आने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो इसका उद्देश्य है उसको सार्थक करने की नियति नहीं है हमारी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। रमाकांत पटेल जी, ये बात देखिए मैंने इसीलिए उठाई थी, पूरी चर्चा में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आप चाहते हैं कि हो जाए, ठीक है, बीजेपी क्यों नहीं चाह रही है कि हो जाए, उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। अब उनकी स्ट्रैटेजी का जवाब तो मैं बीजेपी से ही लूंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, क्या इतने भर से काम हो जाएगा? आज की राजनीति में, आज के परिदृश्य में हर स्टेट की अपनी एक, हम हमेशा देखते हैं जातिगत समीकरण बड़े प्रभावी होते हैं। किसी भी स्टेट को आप उठा के देख लीजिए, वहां पे आप यदि परसेंटेज निकालेंगे कि कौन ओबीसी है कौन नहीं है, उस क्राइटेरिया को डिवाइड कैसे करेंगे? मतलब आप ओबीसी ज्यादा है तो आप सब ओबीसी को दे देंगे, बाकी लोग, ये क्लियर तो पॉइंट होना चाहिए ना। कैसे कैसे आप करेंगे? ये तो फिर वही बात हो गई कि आप बिहार में चले जाइए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसको कोई प्लीज अन्यथा या व्यक्तिगत ना ले, कि बिहार हैं, बिहारी ज्यादा हैं, या मान लीजिए एक कोई कास्ट, जैसे अभी मैं उत्तर प्रदेश ले लूँ, मान लीजिए यादव ज्यादा हैं, तो क्या आप उनकी आबादी को या उस ओबीसी में जाके उनको सब दे देंगे और बाकी लोग? इसका क्राइटेरिया क्या है? सवाल तो यही है ना। देखिए राखी जी, आम आदमी पार्टी हमेशा से जातिगत जनगणना के पक्ष में रही। जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, और जब ये पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, फिर उनके आर्थिक कल्याण के लिए, उनके सामाजिक कल्याण के लिए सरकार कुछ योजनाएं बना पाएगी। तो जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। दूसरा ये कि मैं तो मोदी जी का अभी देख रहा था, उन्होंने कहा कि देश में 4 जातियां हैं, गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। तो इन्होंने तो इन 4 जातियों को अगर मान के रखा है, तो इन 4 जातियों के लिए भी अगर कुछ किया हो तो एक अलग बात है। गरीबों के लिए इन्होंने क्या किया? आटा पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, पनीर पे, सब पे जीएसटी लगा दिया, सब पे टैक्स लगा दिया, गरीब की थाली महंगी हो गई। महिलाओं के लिए क्या किया? आप देख रहे हैं कि लगातार वो महिलाएं जिन्होंने पूरे दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया है, वो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं। लेकिन चूंकि
जिसके खिलाफ लड़ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। तो अगर महिलाओं को ये जाति मानते हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ करते हैं, तो सबसे पहले तो अपने सांसद पे कार्यवाही करें। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों पे कार्यवाही नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने। चिन्मयानंद स्वामी जैसे लोगों पर कार्यवाही नहीं किया, ब्रजभूषण शरण सिंह पे तो कार्यवाही हुई नहीं। इन्होंने कहा कि एक किसान जाति है। अगर ये किसानों को सचमुच में जाति मानते हैं और इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो 700 से ज़्यादा किसान शहीद नहीं हुए होते 3 काले कानूनों के खिलाफ। ये भी मोदी जी ही लेके आए थे। इन्होंने कहा युवा जाति है। आप आज जो है बेरोजगारी के आंकड़े इन्होंने देना बंद कर दिया है। कहीं कोई आंकड़े नहीं आ रहे हैं बेरोजगारी के। युवा को पिछले चुनाव में 2014 में ये बोल करके इन्होंने भ्रमित किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार। आज युवा ढूंढ रहा है कहाँ है 2 करोड़ रोजगार। हर साल तो क्या, पूरे 10 सालों में 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया गया। महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं, मैंने डाटा निकाला था, एनसीआरबी का डाटा है कि 2020 में 3,71,503 अपराध कायम हुए। 21 में 4,28,278 और 2022 में 4,45,256। ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ये इन्होंने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, इनको ये डाटा देखना चाहिए कि महिलाओं पे अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अमर उजाला की खबर आई है कि 10 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में 75% की बढ़ोतरी हुई है। ये 10 साल कौन से हैं? ये 10 साल वही हैं जो मोदी जी जिसमें प्रधानमंत्री हैं, ये वही 10 साल है। तो ऐसे नहीं चलेगा ना कि ना खाता ना बही, जो मोदी जी कहते हैं वही सही। मेरा ये कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा किस जाति के कितने लोग हैं और उनके कल्याण के लिए कुछ किया जा सकेगा। अभी यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे तो एक वर्ग विशेष के एसटी के सारे पद खाली पड़े हैं। आप केंद्रीय सचिवालय में देख लें तो एससी और एसटी के लोगों के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे काम होगा। ठीक है, इनाम हुसैन जी, प्रतिक्रिया सबसे पहले तो आपकी, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो बात चल रही है इसे बहुत सारी चीज़ों के बीच में लाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि आप ला भी रहे हैं या होनी भी चाहिए, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, कैसे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ये इतना आसान काम होगा? दूसरा, ये करते करते कहीं धर्म विशेष पे भी ना चले जा। कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए राजनीति है और इस राजनीति में देश में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल राकेश जी, आपकी बात से सहमत हूँ और बहुत शुक्रिया कि आज यहाँ मुझे बुलाया और आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ अपने देश तक पहुँचाऊँगा। हमारे मोदी जी ने 4 जो जाति की बात करी है, गरीब, महिला, किसान, युवा, तो मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगा, जब कोविड चल रहा था, जब लॉकडाउन चल रहा था, ये गरीब परेशान थे, ये गरीब दवा के लिए परेशान थे, ये गरीब अपनी रोटी के लिए परेशान थे, ये गरीब ऑक्सीजन के लिए परेशान थे। उस टाइम ये जाति हमारे मोदी जी को याद क्यों नहीं आई? इंसान को नदी नालों में बहाया जा रहा था कचरे कोड़े की तरह। उस टाइम हमारे मोदी जी कहाँ थे? उस टाइम जाति उनको क्यों याद नहीं आई? कोविड में जिस तरह से इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था, नदी नालों में, रोडों पे बॉडियाँ पड़ी थी, उस टाइम मोदी जी कहाँ थे? उस टाइम जाति याद नहीं आई। क्यों नहीं आई? उस टाइम चुनाव नहीं थे। आज चुनाव करीब आ रहे हैं, हर मोदी जी को ये सारी बात याद आ रही है। गरीब याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं। 800 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, मोदी जी को याद नहीं आए। किसानों के सामने गड्ढे और कांटे बिछाए गए, मोदी जी को जब किसान याद नहीं आए। तो मोदी जी का इस टाइम मकसद क्या है? चुनाव जीतना धर्म के नाम पे। देखिए, भाजपा शुरू से धर्म के नाम पे चुनाव जीती है, कर्म के नाम पे नहीं जीती। आप एक चुनाव बता दीजिए जो इन्होंने कर्म के नाम पे जीता हो, सिर्फ धर्म के नाम पे जीतेंगे। देखिए, जब चुनाव धर्म के नाम पे जीतेंगे तो जाहिर बात है जो धर्म के लोग जहाँ ज़्यादा होते हैं वो धर्म जीतता है। अब सवाल आता है महिलाओं का। ये भाजपा, ये मोदी सरकार, आप देखेंगे कितने ऐसे रेपिस्टों की सपोर्ट में उतरे, तिरंगा झंडा लेके हमारे देश में। आसिफा के टाइम उतरे, हमारी दलित बहनों के सामने उतरे, रेपिस्टों की सपोर्ट में तिरंगा लेके उतर आए। कहाँ गई इनकी मानसिकता? कैसी इनकी मानसिकता कि तिरंगा को बीच में लेके रेपिस्टों की सपोर्ट कर रहे हैं? और रही बात बेरोजगारों की, युवाओं की, तो 2 करोड़ नौकरियां एक मजाक है। ये मजाक रहेगा। 2 करोड़ नौकरियां न कभी दे सकते, न कभी दे पाएंगे। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति से जीतेंगे। ये कर्म के नाम से ना जीते थे, ना जीतेंगे। ठीक है, इनाम जी, क्या लगता है जातिगत जनगणना की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार है, होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारे देश में कौन कितने लोग हैं, कहाँ हैं, होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक धर्म के नाम पे ना होना चाहिए।
बाकी में जो आप बोल रहे हैं जनगणना होनी चाहिए, इस तो मैं सहमत हूँ। बिल्कुल। अब सभी लोगों की प्रतिक्रिया आई है। हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। प्रदीप जी, यहाँ सब लोगों को लगता है, अभी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन सबसे बात जो मैंने की है, आरपी श्रीवास्तव जी की अभी प्रतिक्रिया नहीं आई, मैं लूंगी, लेकिन क्योंकि आप जुड़ गए थे तो आपसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबको लगता है कि कौन किस जाति का है, उसका उस हिसाब से आर्थिक रूप से उनको जो भी दिया जाना चाहिए, कैसे उनका विकास होगा, ये तमाम चीज़ें हमारे देश में होनी चाहिए। इसलिए जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है वो बेहद ज़रूरी है। लेकिन बीजेपी ने अपना एक 4 लोगों में अलग से क्राइटेरिया बनाया है कि गरीब, महिला, किसान, युवा, इन लोगों के विकास की बात हो रही है। अच्छा, सवाल ये भी विपक्ष के हैं कि यदि इन चारों लोगों को लेके चल रहे हैं तो इनका भी डिवाइडेशन आप कैसे करेंगे? गरीब मतलब क्या? गरीबों में कौन सा तबका? हर गरीब की यदि बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि हमारे देश में आज जितने भी गरीब हैं, क्या उनको सब कुछ सब मिल रहा है? क्या हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, क्या वो बिल्कुल सुखी हैं? क्या हमारे जितने भी देश के युवा हैं, क्या उनको वो रोजगार मिल रहा है? क्या वो बिल्कुल उस स्थिति में है? और किसानों की बात तो अब आपको पता ही है, किसानों पे तो मुझे सवाल लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कितने खुश हैं कितने नहीं ये भी हम जानते हैं। तो कैसे करेंगे प्रदीप जी? को नमस्कार। और आपसे मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ प्रदीप जी, आ रही है, बोलिए। सबसे पहले सर, आपके दर्शकों को भी मेरा, और इस वर्ष के पहली बार आपके चैनल पे बोला, बहुत आभार, धन्यवाद। तो मैं सुन पा रहा था जब आपने मेरे से पहला सवाल पूछा कार्यक्रम के प्रारंभ में, पता नहीं क्यों मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। ये सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी बात कही, और मैं सबको बड़े धैर्य से सुन रहा था। तो जिस प्रकार की पार्टी है उस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें कही रखी, और मैं सबकी सुन रहा था। अभी जो विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं, उसके पहले भी यह मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा था, और जिन लोगों ने उठाया था उनका क्या हुआ उसको जानने और चर्चा करना एक समय की बर्बादी करना है। सबको पता लग गया कि जिन लोगों ने इस बात को उठाया थी उनकी क्या गति होगी। तो विकासवादी सरकार होती है, विकास को केंद्र में रखकर के अपनी बातें करती है। बहुत दिनों तक देश में चला ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम, सारे स्थिति पत्ती है। अब चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव हो 14 में और 19 में। एक चुनाव से पहले इसी प्रकार की बातें होती रही, और उनका खामियाजा उनको क्या मिला, वही पुनरावृत्ति होनी जा रही है इस बार भी। तो आप देखिए किस प्रकार से चारों बनाना शुरू किया जाता है, अलग अलग चीजें शुरू होती है, और उसकी आती है। ये भी बड़ी उसका आता है जो किसान है, तो का मंदिर है, वहां भी पता नहीं कहाँ से ज्ञान चले आते हैं। ये लोग उस पर चर्चा कर ही नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि उनका कुछ निष्कर्ष निकलता भाई प्रदीप जी, विपक्षी दलों का ये इस समय पहला रसूख बन गया जी। आपकी आवाज तो आ रही है पर काफी कट कट के आ रही है। आप नेटवर्क में नहीं है क्या? थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करेंगे तो। क्योंकि आपकी पूरी आवाज और विजुअल सारे आ रहे हैं। ठीक है, बोलिए अब। तो शायद आवाज अच्छी मिल जाएगी, स्काइप से ये चल नहीं पा रहा। हाँ, अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है, बोलिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि विपक्ष जो हर बार का मुद्दा उठाता है, 2 आम चुनाव का इतिहास हमने देख लिया। अभी हाल में विधानसभा चुनाव, उनमें भी जाति के आधार पर जनगणना और उसकी बात कराने की बात है। कुछ वक्ताओं ने बड़ी जेन्युइन बात बोली कि कुछ चीजें समाप्त होनी चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन उनकी चर्चा या उनका मांग का जो स्थान है वो असल में सदन है, जहाँ पे कि इन मुद्दों पे चर्चा हो, नए संविधान कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन सदन में विपक्ष का रवैया किस प्रकार से होता है या इस जग से छिपा हुआ नहीं है। तो जो ये बातें हो रही है या जो विपक्ष अभी यहाँ पे अपने आपके प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहा है, निश्चित तौर पे एक लोकतंत्र में ऐसी ही बातें होनी चाहिए। लेकिन सही बात अगर गलत जगह पे होगी, यहाँ पे उसको होना चाहिए, वहां पे नहीं होगी तो उसका जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकासवादी कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं, और जो जातियों के बात बताई गई, देखिए ये बड़ा हास्यास्पद होने वाला है, क्योंकि इनकी कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से जाति के नाम पर राजनीतिक दुकानें चल रही थी, वो बंद होने की कगार पे। आज पिछड़ा वो सब जानता है उस आखिर में विकास अगर कोई है वो कहाँ से मिलेगा। इतने समय तक लोग थे, इतना काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी उसको वोट देगा। इस पर सोचिए, विचार करिए। तो जनता को जब उसको लाभ जीत गए, एडिटर हुआ करते थे और वो छात्र वही
वक्त अपनी बात कह सकता है और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सबको पता लगता है, उनको छिपाया नहीं जा सकता और बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। सभी ने अपनी वाली बात कही, आम आदमी पार्टी के मित्र ने बात कही, दूसरी अन्य पार्टियों की जो पैटर्न सभी ने कही। प्रदीप जी, आवाज गई फिर से आपकी। आवाज आ रही है लेकिन वो जितना खुल के क्लियर मैं समझ पाऊंगी ना, उतना मैं बात को नहीं समझ पा रही हूँ। कार्यक्रम प्रदीप जी, नहीं आ रहा है ऑडियो। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे क्या समय भी जाएगा और वो पॉइंट्स नहीं आ पाएंगे मुझे क्लियर। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। आरपी श्रीवास्तव जी, सब लोगों को लगता है होना चाहिए और ये जानने का सबको अधिकार है कि किसकी कौन सी जाति है, उसको कैसे विकास करेंगे, कैसे चीज़ें होंगी, अच्छी बात है, ठीक है, सोच रहे हैं होना चाहिए, पर क्या ये संभव होता दिखता है? बीजेपी अपनी अलग लाइन पे चल रही है, इलेक्शन सर पे है। क्या यदि इस मुद्दे को जितना तेज़ी से उठाने की कोशिश हो रही है, पहले भी उठाई गई थी, जो मकसद यदि 24 का है, मुझे नहीं लगता कि 24 तक ये चीज़ें करके इसको साबित भी कर पाएंगे। दूसरा, पहली बात तो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए राखी जी, अभी जहाँ तक जातिगत जनगणना का सवाल है, विपक्ष लगातार इस बात को मुद्दे को उठा रहा है। रही बात 2024 के चुनाव की, तो उस समय तक होने की कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष का यह मुद्दा है तो विपक्ष की सरकार होगी तब तो ये जातिगत जनगणना की बात होगी। जिन राज्यों में मतलब कांग्रेस की या विपक्ष की सरकार या गठबंधन की सरकार, वहाँ हो सकता है कि इस पर काम शुरू हो, लेकिन अभी तो फिलहाल इस मामले में विपक्ष को एक मुद्दा है कि वो आने वाले चुनाव में अगर उसकी जीत होती है या सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना का प्रश्न उठाते हैं। वो ये दो सबसे बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 जातियों का जो जिक्र किया, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी भी जातियों के जिक्र, जब अभी भी आज देखिए, आज भी जो टिकट बांटे जाते हैं उसमें जातीय समीकरण को देख के ही पार्टियाँ, कोई भी दल हो, कोई भी एक विशेष दल की बात मैं नहीं कहता, हर दल ने एक कोशिश करता है कि एक जाति विशेष का जहाँ बहुत जनाधार है उनको ऐसे कैंडिडेट को टिकट देने का प्रयास करती हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ी बात है कि कोई ये कहे कि जाति से प्रभावित नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। जब विपक्ष ने जाति जनगणना की बात की और बिहार में जाति जनगणना कर हुई और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है इस तरह का जो है नीतीश सरकार ने इसको लागू किया। अब सवाल एक उनका कहना ये था, उन्होंने जो कोर्ट में दिया उसमें उनका ये कहना था कि उनकी आर्थिक, सांस्कृतिक और इनके सारे शैक्षिक डेवलपमेंट को लेकर के ये होना ज़रूरी है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जाति जनगणना, देखिए पहले भी धर्म और जाति की राजनीति पर पूरे देश में चुनाव होता रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मोदी जी ने ये जो 4 जातियों को गिनवाया है, निश्चित रूप से इन जाति जनगणना की एक काट माना जा सकता है। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में इनके 4 महासचिवों को दी गई है जिम्मेदारी कि वो इस पर पूरे 70 दिनों में एक रोड मैप तैयार करें ताकि इनका जवाब दिया जा सके। अब प्रश्न ये उठता है कि 2024 के चुनाव में किस तरह से इस जाति जनगणना और इस तरह की बने जाति पर ही चुनाव होगा। आपने ज़रूर हमने जो है दिया कि जाति ने पूछो वोटर की, लेकिन पूछ के ही वोट देने वाली बात हो रही है। अगर ये कैटेगराइज यहाँ की है तो दूसरा कैटेगरी जो पहले जातियों को लेकर के वो है। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे हो सकता है कि ये जो चारों जातियों में जो विभाजित किया है, निश्चित रूप से इनके विकास को लेकर के ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये जनगणना हो जाएगी तो भी चुनौती है और अगर जनगणना नहीं हो पाती है तो भी चुनौती है। तो इन चुनौतियों को दूर करने का प्रयास कोई भी सरकार करती है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कैटेगराइज किया उनका एक अपना जो है तरीका है, और जब भी कभी ऐसा होता है चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री जी अपने तरीके से ही चुनाव को अपनी तरफ अब रुख मोड़ते हैं, रुख मोड़ जाता है उनकी तरफ। तो ये देखना होगा। और रही बात जहाँ तक विपक्ष का, तो विपक्ष अगर इस मुद्दे को छोड़ता है तो फिर उसके बाद मुद्दा क्या है ये भी देखना होगा, तो उस मुद्दे को भी देखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो एक उलझा हुआ प्रश्न है। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं डिवाइड कैसे करेंगे या किस तरह से, अभी एक हमारे साथी जो है पैनलिस्ट ने कहा भी क्रीमी लेयर की बात, अभी पिछड़ा वर्ग या अन्य समुदाय के जो वोट जिनको आरक्षण मिल रहा है उसमें क्रीमी लेयर लाभ उठा ले जाता है। भाई जो वो अति पिछड़े वहीं वहीं रहते हैं, चाहे अनुसूचित जाति के नाम पर आरक्षण हो या जनजाति के नाम पर हो। हालांकि बहुत सारे ऐसे जगह पर बहुत सारे पद खाली भी हैं जो भरे नहीं जा चुके हैं, लेकिन जो भी पद आ रहे हैं उनमें क्रीमी लेयर को ज़्यादा फायदा मिल जाता है।
तो इनको सबको आर्थिक आधार पर भी देखने की जरूरत है, ताकि उस समाज के लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिल सके। तो राखी जी, एक बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। हाँ, ये जरूर है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जातीय आधार पर जनगणना कास्ट सेंसस था, जो बाद में पब्लिश नहीं हुआ। तो हो सकता है कि, और इसके बाद जनगणना अभी तक हुई नहीं, तो हमें लगता है कि जो 2024 का चुनाव होगा उसके बाद ही अगली जनगणना होगी। अब वो अगर जो सरकार आती है वो अपने अपने हिसाब से अपना एजेंडा तय करेगी। अगर विपक्ष आता है तो निश्चित रूप से पूरे देश में जातीय जनगणना की बात होगी, और अगर नहीं आता है तो जो मोदी जी ने जिस तरह से कास्ट कैटेगराइजेशन किया उसके आधार पर देश का विकास और उसकी योजनाएं बनेगी। बिल्कुल ठीक है। स्वामीनाथ जी, एक मिनट। प्रदीप जी जुड़े हमारे साथ वापस, आवाज पहुंच रही है? हाँ प्रदीप जी, जी। अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक बार और मेरा सभी से लोगों से सवाल हैं वो पूरे हो जाएं, क्योंकि आपकी प्रॉपर ऑडियो नहीं थी और आप काफी देर से शायद जुड़े थे, बट ऑडियो मुझे आ नहीं रहा था। अभी ऑडियो मेरा? हाँ आ रहा है, बोलिए। हेलो, अभी ऑडियो आ रहा है? वो आइए। मैं ये कह रहा था, शुरू देखिए, विधानसभा चुनाव है, उसमें इन लोगों ने जाति के मुद्दे उठाए और उसका हश्र क्या हुआ। तो ये जो क्षेत्र वो स्पेसिफिक टू बी वेरी पॉइंट, एक जाति, धार्मिक जाति को लेकर के उसको लेकर के जब ये राजनीति पे लोग वो करते हैं तो उनका हश्र बुरा होता है। अब जो डिवीजन जिस प्रकार से मोदी जी ने बताया है, उसमें कोई जाति जो है अभी है, महिला है। प्रदीप जी, लेकिन चलिए इस क्राइटेरिया में भी चले जाएंगे। यदि इस क्राइटेरिया में भी चले जाते हैं तो जैसे मैंने एक बात बोली थी, हम गरीबों की बात करेंगे तो गरीबों में भी तो एक कैसे आप गरीब मतलब क्या श्रेणी, उसको कैसे मापेंगे आप बताइए ना। उसका एक क्राइटेरिया है, और चलिए बना भी दिया जाता है। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के एंगल से बात करूं तो सबको लाभ मिल रहा है कि नहीं, उनको कैसे आप चीज़ों को दे रहे हैं, ये भी तो बात है। महिलाओं को यदि ले रहे हैं तो महिलाओं को किस तरह से दे रहे हैं, युवाओं के हित की बात हो रही, सारे युवाओं को साधना या सारी महिलाओं को साधना या सारे गरीबों के लिए सोचना, किसानों को सोचना, ये इतना आसान नहीं है। वो भी तो आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी ना कि कैसे। कोई कि जब शुरू हो जाता, कोविड की दवाएं जब आई थी और उस समय देश की सरकार करने वालों के लाभ है, लेकिन हमने कोविड की दवाई की नहीं आपको मिली, और उसी पहुंचा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, घर घर जल पहुंचा। तो ये अगर इस तरह से पहले नहीं होगा तो सरकार कोविड की दवाई बीजेपी ने बनवाई, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? कोविड की दवाई बीजेपी ने बनाई, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सरकार का उसमें योगदान है। उसकी जैसा पार्टी है, राजनीतिक दल, वो कैसे दवाई बनाएगी। लेकिन जब केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने एग्जीक्यूटिव काम किया। ठीक है, चलिए प्रदीप जी, ठीक है, मैं जितना सुन के समझ पा रही हूँ, बट हाँ आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है आपके ऑडियो में। कुछ कहना चाह रहे हैं स्वामीनाथ जी? कुछ कह रहे थे, बोलिए पहले। इमाम जी आ रही हूँ। देखिए राखी जी, जिस तरह से प्रदीप जी गिना रहे थे और मोदी जी भी ऐसी ही गारंटी देते हैं, और जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव जीते और 500 रुपया, 450 रुपया में सिलेंडर देने की बात कहे, 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदने की बात कहे, 3000 रुपया प्रति माह महिलाओं के खाता में देने का बात किया गया। आज सारे लोग ठगे महसूस कर रहे हैं मोदी की गारंटी। और दूसरी बात, ये चार जातियों में जिस तरह से बोल रहे हैं कि किसान, युवा और गरीब और महिला, ये चारों ठगे। 9,27,000 पद यानी खाली वैकेंसी में भरा गया और 10 करोड़ खाली पद पड़ा है पूरे भारत सरकार में, लेकिन नौकरी मिला 9,27,000 लोगों को। 44.4% युवा 25 साल के बेरोजगार हैं। युवा ठगे महसूस, 2 करोड़ नौकरी के नाम पर ठगे गए। महिलाओं का जो गारंटी
प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि देश की महिला सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम मणिपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश नंबर 1 अपराध में महिलाओं के। तो स्वामीनाथ जी, ये तो है ना, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उस क्राइटेरिया के बारे में पूछें, जैसे मैं पूछ रही हूँ कि आप कैसे देंगे। आपने कहा गरीबों का हित करेंगे आप, तो आप यदि गरीब को कुछ दे रहे हैं तो फिर सारे गरीबों को ही मिल जाए, एक भी गरीब छूटना नहीं चाहिए। महिलाओं को तो महिलाओं के लिए कीजिए। जिस तरह से कोरोना काल में आनंद फानंद में 12 बजे लगा दिया गया लॉकडाउन, उसमें नगद राशि मांग किया गया कि मजदूरों के खाता में दिया जाए। मनरेगा जैसा जो कांग्रेस का लाया गया था, वो मनरेगा में 33% काट दिया गया बजट में। तो एक गरीबों के पेट पर तो वार बार बार कर रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ कर रहे हैं, बड़े भगेड़े जितने थे देश के लेके भाग गए। और जिसको ये कहते थे कि अब ये लूटे हुए हैं 70,000 करोड़ का, उनका साथी बन जाता है, डिप्टी सीएम बन जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा, चाहे अजीत पवार, नारायण, छगन भुजबल, इतने को नाम गिनाते थे कि देश के सब इतने पैसे लूटे हैं, इनको मैं अंदर करूंगा। तो हम नहीं जानते हैं कि वो पार्टी के अंदर हो जाते हैं। कथनी करने में भारतीय जनता पार्टी में पता चल जाता है। ठीक है, चलिए। जो मुद्दे के साथ आते हैं मैं तो मुद्दा भूल जाता हूं। जिस तरह से जाति जनगणना होना और उसको आर्थिक, जैसे आरपी श्रीवास्तव जी बोले, आर्थिक आधार पे भी मिलना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया तय होना चाहिए। तो वही तो कैटेगरी, उसी क्राइटेरिया की तो मैं शुरू से बात कर रही हूँ, उसके कोई पॉइंट ही क्लियर नहीं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। और भी मेहमान हैं स्वामीनाथ जी, उनकी भी प्रतिक्रिया थोड़ी सी आ जाए प्लीज। ठीक है, इनाम जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप भी अपनी बात रखिए जल्दी से। पहले राखी जी, मैं प्रदीप भाई से एक बात पूछना चाहूंगा। अभी इन्होंने एक अल्फाज बोला था 22-23 में विपक्ष का क्या हशर हुआ। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आपकी भाजपा की सियासी किताब में 4 नाम हटा दीजिए, हिंदू, मुसलमान, मस्जिद और पाकिस्तान। ये 4 अल्फाज हटा के आप चुनाव लड़के दिखाइए कि आप जीत सकते हैं। नहीं जीत सकते, क्योंकि आपका 4 ही ताकत है, 4 मुद्दों पे आप चुनाव जीतते हैं। बात बात पे मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान। इससे हटके इनकी डिक्शनरी से, भाजपा की डिक्शनरी से 4-5 वर्ड हटा के इनसे पूछिए चुनाव जीत सकते हैं, फिर मालूम चलेगा किसका क्या हशर होगा। ठीक है, जवाब लूंगी मैं। प्रदीप जी बस 1 मिनट रुकिएगा। विवेक जी, जिस क्रीमी लेयर की आप बात कर रहे थे, जिस आरक्षण की हमने बात करी, जिस आर्थिक स्तर पे बात वहीं आ गई, लेकिन फिर वही सवाल है कि कैसे करेंगे। अच्छा, 2 बातें स्पष्ट हो गई। यदि सरकार बनती है, विपक्ष आता है, तो समझ लीजिए कि सारी चीजें होनी है, लेकिन इस इलेक्शन से तो मान लीजिए कि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और नहीं होता है तो फिर वही हो सकता है जहां विपक्ष की सरकार हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट वाइज करने के बाद भी क्या उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। पूरे देश की बात हो रही है ना यहाँ। तो नहीं, देखिए, इसमें 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कई जगह पे आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, कई राज्य ऐसे हैं, कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे आदिवासी बहुसंख्यक है। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ओबीसी एससी की बात ही नहीं हो सकती वहां पे। हाँ। अब जैसे आप दादरा नगर हवेली चाहिए, दमन दीव चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, या आप झारखंड के कुछ इलाकों में चले जाइए, वहां आदिवासी बाहुल्य है। तो मुझे लगता है कि मैंने इसीलिए ये बात शुरू में कही थी कि अब वो समय आ रहा है धीरे धीरे कि आप जातिगत जनगणना करवाने के बाद आपको सबसे पहले ये फिल्टराइजेशन करना पड़ेगा कि वो जातिगत जनगणना का जो परिणाम आता है उसमें क्रीमी लेयर की परसेंटेज क्या है। जब तक आप क्रीमी लेयर को टारगेट नहीं करेंगे, देखिए क्यों आया आरक्षण, पहले आप इस बात की जड़ को समझ लीजिए ना। ये आरक्षण इसीलिए लाया गया था क्योंकि उस जमाने में भी जब आरक्षण आया था तो वहां पे भी क्रीमी लेयर ही सबसे ज्यादा फायदा ले रही थी। और आज जब आरक्षण की बात हो रही है तो आज जो आरक्षण के प्रावधान है इसमें भी क्रीमी लेयर ही आरक्षण को मार रही है। भले वो क्रीमी लेयर जो है अब वो उसी जाति से बिलोंग करती है, लेकिन उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है। आरक्षण का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है। ये एक लॉलीपॉप हो गया है जो केवल उस पर्टिकुलर जाति के लोगों के लिए एक हवाई स्वप्न, दिवा स्वप्न जैसा हो गया है कि हमको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ मिलता नहीं दिखाई दे सकता। इस देश के प्रधानमंत्री की सबसे खास योग्यता ये है कि वो मुद्दों पे एक तरफ मन से कहते हैं, जब उनकी सरकार बनती कि हम सभी जातियों के लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बात चुनाव की आती है वो तुरंत मंच से जाति भी अपनी बताते हैं और तुरंत 4 जातियों में देश को बांट भी देते हैं। आज मैं पूछता हूं कि आपने 4 जातियां बताई, उन चारों जातियों में आप कौन सी जाति के लिए काम कर रहे हैं? आपका पूरा टारगेट तो अयोध्या है, आपका पूरा टारगेट केवल राम मंदिर है। आप जातियों की बात करके बांटने का काम कर रहे हैं। केवल एक तरफ आप केवल और केवल जब आप विकास की बात करिए अयोध्या दिखा देंगे, विनाश की बात करिए अयोध्या दिखा देंगे, रोजगार की बात करिए अयोध्या दिखा देंगे, क्योंकि भाजपा की धार्मिक ध्रुवीकरण जो भाजपा का मोटो से होता है वो है उसकी धार्मिक पिच। और विपक्ष यहाँ पे फंसता है हर बार।
क्योंकि ठीक है। वो सिर्फ भाजपा की पिच पे ही बैटिंग करने लगता है। मुझे ठीक है। लगता है कि आरक्षण को सबसे पहले आरक्षण का उद्देश्य जब ये आरक्षण लागू हुआ उस जमाने में भी गरीबों का, पिछड़े वर्ग का, शोषित का उत्थान करना था। आज भी उद्देश्य वही है, लेकिन अब उद्देश्य उसी तरह भटक गया कि पहले उच्च वर्ग के लोग इस आरक्षण के माध्यम से दबा रहे थे, अब जो है निचले स्तर के जो क्रीमी लेयर के लोग हैं वो उसी आरक्षण के हक को मार रहे हैं अपने ही लोगों के। तो मुझे लगता है बदलाव नहीं हुआ है, भटक जरूर गए हैं दादा। ठीक है, रमाकांत पटेल जी। देखिए, मैं तो अभी प्रदीप बैस जी को सुन रहा था। इन्होंने कहा कि कोविड में आवाज़ इनकी स्पष्ट नहीं आ पाई थी, लेकिन मैं कोविड की बात जब आई तो उस समय पीएम केयर फंड में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ था, आज तक उसका हिसाब नहीं आया है। इन्होंने कहा उज्ज्वला योजना के सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर, अरे जो सिलेंडर मुनाफे के साथ 300 रुपये में बाजार में मिल सकता है, उसके आप 1000-1100 रुपये वसूल रहे हो। राखी जी, मैं इसमें एक कहानी सुनाता हूँ सिलेंडर के दाम बढ़ाने पे। इन्होंने कहा कि गरीब एक जाति है, गरीबों को मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं, 450 में सिलेंडर देने की बात करी थी। एक हलवाई एक राजा के राज में 5 रुपये में रोटी बेचता था। उसके मन में आया कि रोटी के दाम बढ़ा दिए जाएं। वो राजा के पास गया कि साहब रोटी के दाम बढ़ाने हैं। राजा ने कहा अच्छा कितना करना है? उसने कहा सर 5 रुपये की बेचता हूँ राजा साहब, अब 10 की बेचना है। तो राजा ने कहा 10 की मत बेचो, 40 करो, 40। हलवाई ने 40 कर दिया। हलवाई ने जब 40 कर दिया तो जनता चीखने चिल्लाने लग गई, जैसा अभी सिलेंडर के साथ हुआ है। जनता चीखने चिल्लाने लग गई, जनता राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा, ए हलवाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई दाम बढ़ाने की, तत्काल दाम आधे करो। तो जो 5 रुपए की रोटी होती थी उसको 20 कर दिया। आज यही हुआ है सिलेंडर के साथ में। 300 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का दे रहे हो। आप उज्ज्वला की बात कर रहे हो, कई जगह पे आपने प्रचार किया कि 450 में सिलेंडर देंगे। अरे जो सिलेंडर 300 में मिल सकता है उसका तुम 450 रुपए वसूलने की बात कर रहे हो। 1100-1000 रुपए तो वसूल ही रहे हो। तो ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं। इन्होंने एक चीज और कही कि हर घर में नल और जल। आप चले जाइए जरा गांव-गांव, ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी पहुंचाया जाता था, अभी भी वही स्थिति है। लोग पीने का पानी 4-4 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते, दिन भर पानी ढोते हैं। महिलाएं कुछ नहीं करती, पीने के पानी की व्यवस्था करती हैं। इसी मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। ना तो इनकी रुचि है किसी गरीब का कल्याण करने की, ना किसी महिला के साथ न्याय करने की, ना युवाओं को रोजगार देने की इनकी रुचि है, और ना किसानों के लिए कुछ करने की इनकी रुचि है। इनकी रुचि इस बात में है कि लोगों को दूसरी बातों में उलझा करके इनसे वोट ले लिए जाएं और फिर 5 साल लूटा जाए। ठीक है प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक सवाल किया था इनाम जी ने, उसका जवाब दे दीजिए कि आप मस्जिद, मुस्लिम, पाकिस्तान इन्हें छोड़कर इलेक्शन देख के बताइए, जीत के बताइए। प्रदीप जी मेरी आवाज पहुंच रही है सर, समय नहीं है प्लीज। चलिए प्रदीप जी जुड़े नहीं है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये तो मुद्दा आप देखिए आने वाले चुनाव में होना ही है, और विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है कि वो जाति जनगणना की बात करे। भले पिछले जो है अभी 3 राज्यों में चुनाव हार गई कांग्रेस इस मुद्दे पर, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों पर इसी मुद्दे पर चुनाव अक्सर लड़े जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जाति जनगणना की काट जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों को गिनवा के किया है, और उसको पूरा एक तरह से स्ट्रैटेजी के तहत पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, तो हमें लगता है कि एक बड़ा रोचक मुकाबला होगा। और कोई भी दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सब जगह जब कैंडिडेट का जो है चुनाव होता है तो जातियों की और उनकी संख्या के आधार पर चुनाव किया जाता है। पहले इनको भी समझना होगा। लोगों को आम जैसे वोटर से जाति ने पूछो तो वोटर से लगभग यही कोशिश हो रही है राखी जी कि वोटर को भ्रमित करने का काम हर दल करने की कोशिश करता ताकि उनका मत उनके पक्ष में आ सके। तो हमें लगता है कि ये बड़ा आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा होगा और इस पर चुनाव भी काफ़ी कुछ प्रभावित होगा।
बिल्कुल सही बात है। और देखिए अभी 24 तक तो कोई चीजें नहीं दिख रही, लेकिन ये कहते हैं ना कि बात तो छिड़ गई है तो ये बात चलती रहेगी। अब देखते हैं इस पे कितनी चीजें और निकलकर सामने आती है। समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए एक बात है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जात न पूछो वोटर की, किसी को लगता है पूछना चाहिए, उन चीजों को सामने आना चाहिए, आर्थिक रूप से विकास होना चाहिए। बीजेपी की गाइडलाइंस ही बिल्कुल अलग हैं, वो अब 4 लोगों को जातियां मानते और उसे लेकर चल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में ये देखिए कि यदि वाकई देश के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, देश प्रगतिशील हो सकता है, विकास हो सकता है, लोगों का आर्थिक विकास हो सकता है, तो फिर क्यों विचार नहीं किया जा सकता? वही सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है। देखते हैं, इलेक्शन है और ये चीजें धीरे धीरे कितनी निकलकर सामने आती हैं। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।